करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ अपने इस खास कार्यक्रम में रविंद्र सिंह, और इस कार्यक्रम में हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। हमारी दोनों किडनियां 1 मिनट में 125 मिलीलीटर रक्त का शोधन करती हैं। ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती हैं। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं आ पाते और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे गुर्दों का फेल होना या किडनी फेल्योर कहते हैं। आज हम किडनी फेल्योर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में किडनी से जुड़े तमाम अन्य बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार देश भर में करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी इतना विकराल रूप ले चुकी है, बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का असरदार इलाज संभव है। आयुर्वेद की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले घातक तत्वों को भी बेअसर करती है। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आज हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर संजय सिन्हा जी। आपका आयुर्वेद उपचार का लंबा अनुभव है। अगर आप किडनी की बीमारी से जुड़े कोई भी सवाल चाहते हैं तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हम अपने ख़ास मेहमान डॉक्टर संजय मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़ोन लाइन्स भी आपके लिए खुल चुकी हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। आप भी चाहें तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612797। दूसरा नंबर है 0120612798। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो आप इससे जुड़ा सवाल हमसे कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो डॉक्टर साहब से हम आगे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि किडनी की बीमारियों को आयुर्वेद किस तरह से देखता है। आयुर्वेद के वायु अवधारणा के हिसाब से इसे कैसे समझा जा सकता है? डॉक्टर संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आप समझ सकते हैं किडनी से जुड़ी बीमारियां लोगों को आजकल बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि किडनी के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये हो जाते हैं कि जब बीमारी समझ में नहीं आती, या फिर हम जब तक समझ आती हैं, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इन चीज़ों को समझा कैसे जाए, कैसे हम पता कर सकते हैं कि किडनी की बीमारी हमें हो चुकी है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, आयुर्वेद किस तरह से इस उपचार में क्या कामयाब हो रहा है, किस तरह से पेशेंट को वो डील करता है। क्योंकि अगर गंभीरता से इस बारे में नहीं सोचा जाता तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि लोगों के सामने, जो पेशेंट हैं, उनके सामने खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे किडनी की जो बीमारी है उसको आयुर्वेद जो है वो किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि आयुर्वेद के वायु अवधारणा के हिसाब से अगर हम इसे समझना चाहें तो इसे कैसे समझा जा सकता है? हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर, हमारी आवाज आई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, आयुर्वेद के अनुसार हमारी किडनी डिजीज जो है, जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं ना कि वात पित्त कफ, जी, ये आयुर्वेद का मूल आधार है, वात पित्त कफ जी। और इनको हम दोष कहते हैं सामान्य प्रक्रिया में, और इनके आपसी सम्मिलन से सप्त धातु रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का निर्माण होता है जी। तो इसमें रक्त और मेद दो धातु ऐसी हैं जिनके सम्मिलन से किडनी का निर्माण होता है जी। अब हमारी आहार विहार और दिनचर्या गलत होने से ये दोनों धातु प्रभावित होते हैं।
और इन दोनों धातु के प्रभावित होने से किडनी की डिजीज की यानी गुर्दा संबंधी विकार की उत्पत्ति होती है। जी अब आयुर्वेद में गुर्दा संबंधी विकार को दूर करने की बहुत सारी औषधियां हैं, जी लेकिन सबसे इसके पहले ये जानना जरूरी है कि अपने किडनी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और इस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल यही जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम कितनी तरह की चिकित्सा पद्धति जी किडनी से संबंधित कितनी तरह की बीमारियां हैं जो आम तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि आपको इसका काफी अनुभव रहा है। जी सर, थोड़ा सा हम और इस पे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पे भी प्रकाश डालना चाहेंगे। जी आधुनिक चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि किडनी डिजीज दो प्रकार की मानी जाए, एक को मेडिकल रेनल डिजीज कही जाए, दूसरी को सर्जिकल रेनल। मेडिकल रेनल डिजीज में ऐसी बीमारियां हो गई जिससे किडनी फेलियर हो गई, किडनी में सूजन आ जाना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, इसको प्रमुख 4 कारण मान सकते हैं। सर्जिकल रेनल डिजीज यानी शल्य क्रिया द्वारा जो गुर्दे की बीमारियां, शल्य क्रिया संबंधी जो गुर्दे की बीमारियां हैं, मूत्र मार्ग का संक्रमण होना, पथरी होना गुर्दे में या मूत्र यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो जाना, प्रोस्टेट की बीमारी होना, या जन्मजात कोई मूत्र मार्ग की विकृति हो या कैंसर हो, ये सर्जिकल रेनल डिजीज कही जाती है। अब जैसे आपने चर्चा की किडनी की बीमारी के संदर्भ में, तो किडनी की बीमारी का तात्पर्य है कि किडनी की कार्य क्षमता में कमी है। अच्छा, अब किडनी कार्य क्या करता है? किडनी का कार्य होता है कि जो भी हम आहार द्रव्य लेते हैं ठोस अथवा द्रव्य के रूप में, इसके वेस्ट मटेरियल को जो शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ है उसको वो मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर करता है। तो जब हमारी किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तब जो अनुपयोगी पदार्थ है बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट होने के कारण शरीर में जब विषैले तत्व उत्पन्न होने जमा होने लगेंगे तो दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है। अब डिपॉजिट क्या क्या होता है? सीरम क्रिएटिनिन हो जाता है, सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है। ये सब सारी चीजें एक निश्चित मात्रा में बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन जब एक निश्चित मात्रा से ज्यादा जब बॉडी में कलेक्ट होने लगता है तो इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स दिखाई पड़ने लगते हैं। तो हम सामान्य साइड इफेक्ट में चेहरों पे सूजन होना, ना पैरों में सूजन हो जाना, यूरिन आउटपुट घट जाना, सांस फूलने लगना। तो आदमी चिकित्सक के पास जाता है तो पता चलता है कि साहब आप तो किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई साहब, इसलिए ये किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, समझ लीजिए। किसी व्यक्ति को दोनों हाथ कट जाए, दोनों पैर कट जाए तब भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अगर किडनी में जरा भी गड़बड़ी आ गई कोई स्थिति तो उसके जीवन की प्रत्याशा धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी कभी अब किडनी को हम 2 भाग में और कर सकते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर तो समझ लीजिए कभी हम कुछ दिन के लिए बीमार पड़े, कहीं हॉस्पिटलाइज हुए, हायर एंटीबायोटिक चली, दर्द निवारक दवा चली, जिसके प्रभाव से किडनी पर जो टॉक्सिक प्रभाव पड़ा वो कुछ दिन के बाद वापस ठीक हो जाता है, हम सामान्य जीवन में लौट आते हैं। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज जो होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज एक अस्थायी किडनी संबंधी बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं होती है। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ऊपर चला गया तो उसकी किडनी की यानी गुर्दे की कार्य क्षमता 50% स्वतः कम हो। अब अगर ये 1.5 सीरम क्रिएटिनिन लगातार कुछ दिन तक बना है, 3 से 6 महीने तक, तो वो प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि अगर हम प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्या क्या ध्यान दिया जाए? हमें अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि हमें अब कारणों को तलाशना है कि क्यों हमारी किडनी की बीमारी हो रही है। बिल्कुल, एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किस बीमारी से कब जूझ रहा है पता लगाना। तो ऐसे में जो किडनी की अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो कैसे उसे पता लगेगा कि ये वही लक्षण है जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सर आपने। तो पहला लक्षण है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शरीर में जब मिजाजी तत्व इकट्ठे होने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। दूसरा सामान्य लक्षण कि पैर लटकाएंगे तो पंजों में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के नीचे तेरी हल्की स्वेलिंग होने लगती है, भूख कम हो जाती है, उल्टी महसूस होने लगती है। एक सामान्य से लक्षण है कि इससे अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो हमें तुरंत किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए।
कि ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी बीमारी मुझे हो रही। जी 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 पेशाब अगर सामान्य सा परीक्षण है, यूरिन टेस्ट कराएंगे तो पेशाब में प्रोटीन की मात्रा दिख जाएगी। पेशाब की जांच में क्रिएटिनिन की ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमारे किडनी सिकुड़ी हुई पता चलेगी। जी तो इन सब सामान्य लक्षणों से हम पता कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि सामान्य नागरिक जो मेडिकल फील्ड का नहीं है, जी, जी। वो कैसे जाने कि हमें किडनी की बीमारी जी। हो रही है अथवा नहीं हो रही, तो उसका सामान्य यही है कि खाने की इच्छा घट जाती है, पंजों में स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग, शरीर में ऊर्जा का अभाव और वॉमिटिंग का फील होना। जी। ऐसा अगर है तो ये माना जा सकता है कि हम किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। अगर हम डॉक्टर साहब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? ये सब आयुर्वेद में किडनी का बहुत अच्छा इलाज है। जी हमने कहा नहीं कि आयुर्वेद में रक्त और मेद धातु से किडनी का निर्माण माना जाता है। जी इन धातुओं पे कार्य करने वाले जो हर्बल ड्रग्स है, काष्ठ औषधियां हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाए तो हम निश्चित रूप से किडनी की बीमारी से बाहर आ सकते हैं। जी एलोपैथिक मेडिकल साइंस भी कहता है किडनी इज इरिवर्सिबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो 100% वापस ठीक न किया जा सकता। आयुर्वेद भी मानता है, लेकिन तो शुरुआत में किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास कोई रोगी पहुंच जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसकी किडनी की बीमारी से उसको वापस सामान्य जीवन में लौटा। जी लेकिन क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि 1.5 सीरम क्रिएटिनिन अगर किसी व्यक्ति का 3 से 6 महीने तक बढ़ा हुआ है जी तो ये माना जा सकता है कि उसकी 50% किडनी की कार्य क्षमता घट गई। हम लोगों के पास पेशेंट तब आते हैं जब सीरम क्रिएटिनिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 पहुंच जाती है। डॉक्टर डायलिसिस बताते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं सकता, ट्रांसप्लांट कराइए। तब वो आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आता है कि साहब को जादू कर दीजिए सब ठीक हो जाए। तो हर मेडिकल साइंस के लिए लिमिटेशन है। जी बिल्कुल। तो यानी आयुर्वेद में भी जो लोग सोचते हैं कि क्या हमारा इलाज संभव है, तो आयुर्वेद भी जो है किडनी को स्वस्थ कर सकता है अगर सही समय पर व्यक्ति के बारे में पता लग जाए। बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल सर। तो बहुत सर उपयोगी काष्ठ औषधियां हैं, पटोल बिल्कुल। है, सरीफा लक्षण है, पता कुछ लगना बहुत जरूरी है। किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जब हम गए थे उससे पहले हमने ये दर्शकों को बताया था कि मधुमेह और किडनी की बीमारी के बीच क्या संबंध है, तो ये एक सवाल हमारा बनता है। दूसरी चीज, मधुमेह के जो मरीज हैं उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि किडनी पर उनकी असर ना हो? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सर आपने। जी देखिए, डायबिटिक किडनी डिजीज क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर इसे जी। कैसे नियंत्रण किया जाए। देखिए, लंबे समय से चली आ रही जो मधुमेह की बीमारी है, इसमें लगातार उच्च शर्करा के असर से किडनी की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वाहिकाएं होती हैं, जी इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जी इस नुकसान के कारण यूरिन में प्रोटीन की मात्रा दिखाई देने लगती है। प्रोटीन आने के साथ साथ ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, शरीर में सूजन दिखाई पड़ने लगता है, जो धीरे धीरे किडनी के नुकसान की ओर इंगित करती है। और साथ ही में किडनी की कार्य क्षमता में लगातार गिरावट आती चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, यानी अंतिम दौर की किडनी की बीमारी, यानी जिसे हम ठीक न किया जा सके। जी तो यानी और इस प्रकार की होने वाली बीमारी को हम डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं। जी यानी 100% अगर किडनी की बीमारी हो रही है तो 40% किडनी की बीमारी केवल डायबिटिक किडनी डिजीज के पेशेंट है। 30% रोगी हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज, उच्च रक्तचाप के कारण किडनी की डिजीज है। जी। 70% हो गया। 30% में अन्य बीमारियां हैं, जेनेटिक कारण है, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई। जी। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किडनी की बीमारी हो रही है तो उसका प्रमुख कारण है अनियंत्रित मधुमेह का होना। जी, तो कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचाव करेंगे? तो उसके लिए सर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मधुमेह पे नियंत्रण रखें। मधुमेह पे नियंत्रण रखेंगे तो हमारा किडनी सुरक्षित रहेगा, हार्ट भी सुरक्षित रहेगा। मधुमेह पे नियंत्रण रखने के लिए आहार विहार पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी आहार विहार का तात्पर्य संतुलित डाइट ले। जी मीठे, अब ये आवश्यक नहीं है कि हर आदमी मीठा छोड़ दे, जी, लेकिन हर चीज बैलेंस डाइट के रूप में और शारीरिक श्रम कर। आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है, सरकारी कामकाज का लेवल ऐसा हो गया है कि फिजिकल वर्क जीरो हो गया है। कई बार लोगों का मन नहीं मानता है तो शुगर वगैरह खा ही लेता है। हाँ हाँ,
फिजिकल वर्क न होने के कारण सर जो भी एनर्जी बॉडी में खाने पीने के बाद जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, और कंज्यूम न हो पाने के कारण सर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होगा तो बॉडी में मोटापा आएगा तो हम डायबिटिक की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। वो डायबिटिक आएगा तो किडनी की बीमारी भी आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमको मोटापा पे नियंत्रण रहना है। धूम्रपान करते हैं तो उसका परित्याग करना है, वॉकिंग करना है, बैलेंस डाइट लेना है, फास्ट फूड का परित्याग करना है, चाहे ड्रिंक्स के रूप में फास्ट फूड हो या खाद्य पदार्थ के रूप में हो। अगर इन सब पे नियंत्रण कर लें तो हम इस किडनी की बीमारी और मधुमेह दोनों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े होंगे वो किडनी के बारे में हर चीज विस्तार से समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये शब्द जरूर आता है, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या चीज सर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का तात्पर्य ये है कि किडनी के द्वारा मधुमेह के द्वारा जो गुर्दे की बीमारी उत्पन्न होती है हम उसे किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जी, यानी मधुमेह हमारी उच्च ब्लड में रक्त का उच्च स्तर, शर्करा का उच्च स्तर हमारे गुर्दे की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है जी। उस क्षति होने से हमारे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है और इस कारण हम डायबिटिक किडनी डिजीज की तरफ नेफ्रोपैथी की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम अपने मधुमेह को नियंत्रण करके शुगर को नियंत्रित करते हैं तो हम किडनी की हर प्रकार की बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम संतुलित व्यायाम करें, टहलें, वॉकिंग करें, बाहर की चीजों को कम से कम खाएं, मतलब ये कह लीजिए जो फास्ट फूड आइटम है ये कम से कम लें और परहेज करें। तो हम जितना आहार लें उतना जितना कंज्यूम करें उतनी एनर्जी खर्च भी होनी चाहिए। तो आयुर्वेद में डॉक्टर साहब इसका क्या है, कुछ इलाज है क्या? हाँ सर, आयुर्वेद में देखिए बहुत सारी औषधियां हैं जो किडनी पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे शरीवा है, पहले तो हम मधुमेह पे नियंत्रण करें, मधुमेह पे नियंत्रण करने वाली बहुत सारी औषधियां हैं और मधुमेह पर जब हम नियंत्रण कर ले जाएंगे तो ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण हो जाएगा और ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा किडनी पे भी नियंत्रण हो जाएगा। शरीवा है, अनंतमूल है, कुट्टी है, चिरैता है, पुनर्नवा है, गोखुरा है, आपामार्ग है, सिंगरू है, बहुत सारी औषधियां हैं सर तो जो आयुर्वेद की जो हमारी किडनी डिजीज पे कार्य करती हैं। हमारे पास पानी को लेकर भी कहा जाता है कि पानी की समस्या भी अगर आप कम पानी पीते हैं तो भी किडनी की समस्या से कभी कभी जूझना पड़ता है व्यक्ति को। तो किडनी स्वस्थ रखने के लिए दिन भर में कितना पानी एक आदमी को पीना चाहिए? ठीक सर, इसकी सामान्य परिभाषा है कि इनपुट उतना ही होना चाहिए जितना आउटपुट है, यानी हम पानी उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे पेशाब कर ले रहे हैं। तो इसके लिए सामान्य लोगों के लिए तो ये कहा जा सकता है कि वे पानी आप जितना पिएंगे ठीक है, पानी पिएंगे बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन किडनी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पानी की मात्रा उतनी होनी चाहिए कि जितना पेशाब व्यक्ति को हो रहा है। अब मान लीजिए किसी की गुर्दे का काम होता है बॉडी से पानी को बाहर निकालना, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड के फिल्टर होने के कारण जो भी वेस्ट मटेरियल है तो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। इसमें डाइट का भी कुछ असर पड़ता है सर? हेलो जी, मैं डॉक्टर साहब संजय जी जानना चाहता हूँ कि डाइट भी इसके थोड़ा मेंटेन रखनी पड़ती है, इसको लेकर डाइट कैसी होनी चाहिए? एक बार की चर्चा करना चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया था पानी के संदर्भ में। जी। हमारे गुर्दे की क्षमता 800 ml 24 घंटे में पानी निकालनी है और हम 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं तो यानी 700 ml पर डे पानी हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है। ये पानी स्टोरेज पेडल एडिमा के रूप में बॉडी में स्वेलिंग के रूप में दिखाई पड़ती है। यही एक्स्ट्रा पानी पेशेंट डायलिसिस के माध्यम से निकलवाता है। तो किडनी के संदर्भ में क्योंकि बात हो रही थी तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये गलत धारणा है कि खूब पानी पीजिए कि शरीर से टॉक्सिन निकल जाए और हम स्वस्थ हो जाए। पानी उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा यूरिन आउटपुट है जी। अब हम आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं जी। एक बार फिर से चूंकि वक्त कम है तो संक्षेप में हमें डाइट के बारे में भी जरा जल्दी से बता दीजिए। हाँ, देखिए डाइट के विषय में हम ये कहना चाहेंगे सर कि किडनी के रोगियों को हमेशा कम से कम नमक लेना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम यानी सादा नमक और सेंधा नमक की मात्रा अल्प मात्रा होनी चाहिए। बीज फलीदार बीज यानी मटर, सेम जिसमें बीज वाले 2 फल वाले बीज को उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। हरे पत्तेदार साग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन लेना चाहिए, दूध, पनीर का प्रयोग कर सकते हैं आप।
जी। दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए यूरिन चेक होता रहना चाहिए कि यूरिन के में प्रोटीन की मात्रा बहुत एक्सेस तो नहीं जा रहा है। जी नमक अलग से नहीं लेना चाहिए खाने में, इसलिए कि हमारी बॉडी नेफ्रॉन जो है सोडियम मॉलिक्यूल्स को और पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को तो यूरिन फिल्टर करके निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम नमक की मात्रा ज्यादा लेंगे तो बॉडी में नमक बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एक इंसान को फास्फोरस बिल्कुल, की मात्रा बढ़ लेवल जाएगी पर तो डाइट हमारे रखना हृदय चाहिए। के लिए नुकसानदेह साबित हो जी। सकता है। तो इसलिए फास्फोरस युक्त आहार, नमक युक्त आहार नहीं लेना चाहिए सामान्य जी। किडनी डिजीज के पेशेंट को, और चलिए। रसदार कोई भी फल जिसमें रस की मात्रा हो, जी क्योंकि निकलने का मार्ग हमारा उम्मीद शरीर यही है। करते हैं डॉक्टर साहब कि जो जानकारी आपने हमें दी इसका फ़ायदा दर्शक उठा पाएँ, क्योंकि ये कार्यक्रम स्पेशली आपके लिए है, सेहत से जुड़ा है। और सेहत कहते हैं कि अगर आपकी सेहत सही है तो सब ठीक है, यानी आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। तो आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजय जी ने यहाँ पर दी। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस तरह की चीज़ें अपने इस कार्यक्रम में लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।